गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था वैदिक शिक्षा, बौद्ध और जैन शिक्षा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में शिक्षा की कौन कौन सी उच्च संस्थाएं इस्टेब्लिश हुई थी। तो आज का हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन एंशियंट इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, जब वैदिक काल था तो उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि शिक्षा कहाँ प्रोवाइड की जाती थी, गुरुकुल में। तो गुरुकुल का मतलब क्या था कि गुरु अपने ही घर में शिक्षा प्रदान करता था, यानी हमें गुरुओं के घर जाना होता था। गुरुकुल सिस्टम और आश्रम, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आश्रम का क्या मतलब था? श्रम करने का स्थान। तो पहला संस्थान क्या था आपका? गुरुकुल। उसके बाद वैदिक काल में आपका दूसरा संस्थान था परिषद। परिषद क्या था आपका? परिषद एक, समझ लीजिए, अकादमी थी, जिसमें क्या था कि जो पुरोहित होते थे वो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। तो इसमें भी क्या था कि शुरुआत में जब परिषद स्टार्ट हुई थी तो इसमें अधिकतम 3 ब्राह्मण होते थे और वे शिक्षा प्रदान करते थे विद्यार्थियों को। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो ब्राह्मणों की संख्या थी वो 20 तक हो गई थी। यहाँ पर देखिए लेटर 20 लिखा है ना। बाद में यहाँ पर ब्राह्मणों की, पुरोहितों की संख्या कितनी हो गई थी? 20। और इनका क्या कार्य था? विद्यार्थियों को शिक्षा भी देना और कुछ मसलों पर सलाह भी देना। तीसरा संस्थान आपका क्या है? गोष्ठी या कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस, अब जैसा आप लोग भी जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस आज भी आयोजित किए जाते हैं, उस समय भी आयोजित किए जाते थे। तो कॉन्फ्रेंस में होता क्या था? विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के जो विद्यालय होते थे उनको एक जगह इनवाइट किया जाता था। और एक जगह इनवाइट क्यों किया जाता था? न्यू आइडियाज़ के म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, मतलब नए नए विचारों का, इनोवेशंस का, रिसर्च का आदान प्रदान किया जा सके। ओके, नाउ फोर्थ वन इज विद्यापीठ। तो विद्यापीठ का क्या काम था? अब देखिए, विद्यापीठ में जो होते थे, विद्यापीठ को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था शंकराचार्य जी ने। और ये भी धार्मिक शिक्षा संस्थान था, यानी यहाँ पर भी वही वेदों का ज्ञान दिया जाता था। उपनिषद है आपका, और जितने भी हमारे वैदिक साहित्य हैं उनको पढ़ाया जाता था। नौ अगला क्या है आपका? पांचवा है अग्रहारा। अग्रहारा वो संस्थान होते थे जो गांवों में स्थापित किए जाते थे। गांव वालों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, गांव के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए जो विद्यालय स्थापित किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? अग्रहारा। ओके, नौ अब नेक्स्ट वन है आपका मठ या विहार। हम लोग ने जैसे आपको याद होगा बौद्ध धर्म में शिक्षा पढ़ा था, तो वहाँ पर जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी बौद्ध धर्म में, कहाँ प्रोवाइड की जाती थी? मठों में और विहारों में। तो मठ और विहार किसके केंद्र थे? बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा के विद्यालय थे बौद्ध काल के। नेक्स्ट वन है आपका सातवां है तक्षशिला। आप लोगों ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, और इसे विश्व की पहली यूनिवर्सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है कि जो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी वो कौन सी है? तक्षशिला। तो देखिए, तक्षशिला सिचुएटेड कहाँ पर है? जो तक्षशिला है आपका अब वर्तमान पाकिस्तान में आता है। और ये राजा भरत के पुत्र थे तक्ष, उनके नाम पे इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राजा भरत के जो पुत्र थे तक्ष, उनके नाम पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी।
और तक्षशिला जो जगह है वो गांधार की राजधानी भी मानी जाती थी उस समय। गांधार की राजधानी कौन सी? तक्षशिला। और गांधार कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में है। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, हर बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन फिर भी जो इसकी रेंज है इस्टेब्लिश होने की, वो कुछ बुक्स में 1000 बिफोर ऑफ क्राइस्ट है, यानी 1000 ईस्वी पूर्व स्थापित की गई थी, और कुछ में आपको 700 ईस्वी पूर्व दिखेगी। तो अब देखिए यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में किन किन चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। तो आपको पता ही है कि वैदिक काल में जो है सारी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया ही था। तो जैसे वेद त्रयी हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? किसका संगम है, किसका संयोजन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। वेदांत दर्शन पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था, यानी कि इस तरीके के कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और उस समय के जो बहुत जो वहाँ के स्टूडेंट्स रहे हैं, जैसे चरक, पाणिनि, हम लोगों ने पाणिनि पढ़ा था ना, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। चाणक्य नीति राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी थे ये। तो चाणक्य और ऐसे बहुत ढेर से लोग हुए वहाँ पर जो कि वहाँ से पढ़कर निकले हैं। और आपको ये भी पता होगा कि चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा चरक के बारे में आपने सुना होगा। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो फेमस थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। मतलब वहाँ पर बच्चे जो हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। और इसके अलावा बहुत से सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। अब हम लोग अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं। हमारा अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है? नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये आज के बिहार में इस्टेब्लिश है। बिहार में एक जगह है राजगीर, वहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश है। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 5th सेंचुरी माना जाता है, यानी 427 सी, यानी कि लगभग 427 ईस्वी पूर्व। और नालंदा यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है? ये लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना रहा। 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक नालंदा जो है आपका बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना रहा। एक समय ये विश्व की बहुत ही महान यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। जैसे आज के समय में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्लेस है, उसी तरीके से उस समय किसका प्लेस था? नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ थी, लगभग 10,000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट्स। उसमें से नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेंथ थी 10,000 थी, उसमें से 1500 टीचर्स थे, यानी 1500 टीचर्स थे, और 8500 स्टूडेंट्स वहाँ पर अध्ययन करते थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। देखिए, जब इंडिया में सबसे पहले मुस्लिम शासन का आक्रमण हुआ लगभग 712 ईस्वी में, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ जो बौद्ध यूनिवर्सिटीज़ थी उनका डिक्लाइनेशन होने लगा। तो लगभग 12th सेंचुरी में एक शासक था, मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में देखिए बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, जैसे जापान, चाइना, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, जगह बहुत ही विश्व भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ओके नाउ, अब हम लोग देखते हैं अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? वल्लभी यूनिवर्सिटी भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र थी, और
ये 475 से लेकर के 775 तक ईस्वी तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र बनी रही। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको पाल वंश के शासक, पाल डायनेस्टी के शासक धर्मपाल ने 8th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और ये विश्वविद्यालय मगध में, उत्तरी मगध में गंगा नदी के किनारे स्थित है। लगभग 108 विद्वान व आचार्य यहाँ पर शिक्षण कार्य करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। कब दिए थे? 1203 में, 1203 ईस्वी में। ठीक है। अब अगली यूनिवर्सिटी है आपकी ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी पाल राजाओं द्वारा इस्टेब्लिश की गई। ये भी मगध में ही है और 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करते थे। एक है मिथिला या विदेह यूनिवर्सिटी। ये भी मिथिला तो शुरू से ही आप जानते हैं कि राजा जनक का स्थान है मिथिला। वहाँ पर पहले शुरुआत में वैदिक शिक्षा दी जाती थी, बाद में धीरे धीरे बौद्ध शिक्षा प्रोवाइड की जाने लगी। तो मिथिला पहले तो उपनिषद एज था। मिथिला में जब शुरुआत हुई थी, उपनिषद का मतलब वही वैदिक शिक्षा दी जाती थी। बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, यहाँ पर जो है वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा प्रोवाइड की जाने लगी। नाउ अब हम लोग देखते हैं अगली यूनिवर्सिटी है जगदल जो यूनिवर्सिटी है आपका बंगाल में इस्टेब्लिश है, जिसको राजा राम पाल ने इस्टेब्लिश किया था। और नेक्स्ट वन है आपका नदिया भी आपका बंगाल में ही इस्टेब्लिश है। उसके अलावा देखिए साउथ में एक यूनिवर्सिटी है इनैयरम। साउथ में एक यूनिवर्सिटी है इनैयरम। तो ये इसमें लगभग 340 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और ये साउथ इंडिया में कांची में स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया की, ये सारी थी। अब वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा और उससे संबंधित यूनिवर्सिटीज़ हो गई। अब हम लोग आज इसके अलावा एक और शिक्षा पढ़ लेते हैं, मुस्लिम शिक्षा के बारे में। थोड़ा बहुत मुस्लिम शिक्षा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं मुस्लिम शिक्षा का क्या रोल था। देखिए जैसे क्या है, मुस्लिम शिक्षा जो है, जब मुस्लिमों का सबसे पहले आक्रमण हुआ भारत में 712 ईस्वी में, तो अरबों ने आक्रमण किया था सबसे पहले भारत पर। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का नाम। तो उनकी अगुवाई में पहला युद्ध किया गया था भारत पर। उसके बाद धीरे धीरे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन लोगों ने आक्रमण किए और मुस्लिम शासन को इंडिया में इस्टेब्लिश किया। तो जैसे जैसे मुस्लिम शासन इंडिया में इस्टेब्लिश होता गया, वैसे वैसे मुस्लिम संस्कृति भी भारत में भारतीय संस्कृति के साथ घुलती मिलती चली गई। बहुत सी नई चीज़ें भारत में स्टार्ट हुई। बहुत से नए क्या बोलते हैं, बहुत से नए साहित्य भारत में लिखे गए मुस्लिम कल्चर आने के बाद। और बहुत से नए आपने लोगों ने देखा होगा कि जो स्कल्पचर्स हैं और इमारतें हैं, वो सारी इस्टेब्लिश की गई। तो मुस्लिम शासकों का भारतीय संस्कृति पर, उनकी शिक्षा का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा का सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य क्या था मुस्लिम शासन में।
तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य था मुस्लिम पीरियड में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। देखिए सबसे मेन एम जो था इस्लाम का जो है प्रचार प्रसार करना, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा इसमें क्या था, आपका दूसरा उद्देश्य है मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना। मुस्लिम शिक्षा का नेक्स्ट एम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में मुस्लिम शासन को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। और तीसरा मेन उद्देश्य इनका था सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। सांसारिक ऐश्वर्य मतलब जो भी वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी है वो उसको अचीव करना मानते थे, क्योंकि मुस्लिम संस्कृति में भी क्या है, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है। मुस्लिम संस्कृति में भी पुनर्जन्म की कोई भी मान्यता नहीं है। और क्या एम हो सकता है इनका, वही मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना और इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना, ये सब मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य थे। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिख रखा है। अब देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक धर्म में जैसे पहली बार स्कूल में या विद्यालय में गुरुकुल में प्रवेश करने पर बच्चों का उपनयन संस्कार होता था, वही बौद्ध धर्म में प्रवज्जा संस्कार होता था, और मुस्लिम धर्म में यही आकर बिस्मिल्लाह रस्म कहा जाता है। जो बिस्मिल्लाह रस्म होती है इसमें क्या करते हैं, बच्चे को जब बालक जो है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता है तो उसे मौलवी लोग नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता है, और शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म से पहले बालक को कुरान की कुछ आयतों को पढ़वाया जाता है। अगर बालक कुरान की आयतों का उच्चारण नहीं भी कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे बच्चों से केवल बिस्मिल्लाह बुलवा दिया जाता है और वहाँ से इनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए मुस्लिम धर्म में शिक्षा संस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला है मकतब। पहली शिक्षा संस्था है मुस्लिम धर्म की मकतब, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है, यानी जो बालकों का प्राथमिक शिक्षा है वो मकतब में दिया जाता है। और मकतब का जो मतलब होता है मकतब जो है कुतुब शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है मकतब जो है कुतुब शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है उसने लिखा। ठीक है ना। तो अब देखिए अगला क्या है, प्राइमरी शिक्षा जो दी जाती थी मकतबों में दी जाती थी, और उच्च शिक्षा जो दी जाती है मुस्लिम धर्म में मदरसों में दी जाती थी। तो मदरसा जो वर्ड बना है वो दरस से बना है। मदरसा जो वर्ड बना है वो दरस शब्द से बना है। दरस एक फारसी शब्द है और जिसका अर्थ होता है भाषण देना। दरस शब्द का क्या अर्थ होता है, भाषण देना। ओके नाउ अब हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा था। तो मुस्लिम शिक्षा में भी क्या है, पाठ्यक्रम में वो सारे विषय पढ़ाए जाते थे जो बालकों के जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी होते थे, और उन्हें गणित पढ़ाया जाता था, पत्र व्यवहार पढ़ाया जाता था, लौकिक और अलौकिक यानी लौकिक और धार्मिक दोनों विषयों की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक मतलब इस लोक से रिलेटेड और धार्मिक मतलब इस्लाम से रिलेटेड। बालकों को अरबी भाषा का ज्ञान कराया जाता था, है ना, व्याकरण पढ़ाया जाता था, गद्य साहित्य पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष शास्त्र, है ना, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा, यानी इस तरीके से जितने भी विषय सभी धर्मों में पढ़ाए जाते थे, सभी काल में पढ़ाए जाते थे, मुस्लिम धर्म में भी ये सारे विषय मुस्लिम शिक्षा में भी पढ़ाए जाते थे। और देखिए टीचिंग मेथड इनका क्या था।
टीचिंग मेथड में वही सारे मेथड, लेक्चर मेथड, जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चनिंग मेथड यानी प्रश्नोत्तर विधि, और लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा था मुस्लिम शिक्षा का? देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम में थोड़ा सा अलग है। जैसे मुस्लिम शिक्षा में 3 चीज़ें थी, कामिल, आलिम और फाजिल। मुस्लिम शिक्षा में 3 चीज़ें थी, कामिल, आलिम और फाजिल। अब कामिल, आलिम और फाजिल का मतलब क्या हुआ? जो साहित्य के छात्र होते थे उनका परीक्षण करने के बाद उन्हें कामिल की उपाधि दी जाती थी पास होने पर। साहित्य के छात्रों को कामिल की उपाधि दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा के छात्रों को आलिम की उपाधि दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के छात्रों को आलिम की उपाधि दी जाती थी, और तर्क व दर्शन के छात्रों को, मतलब जो तर्क शास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ते थे उन छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। तो इस तरीके से मुस्लिम शिक्षा में जो एग्जामिनेशन सिस्टम था, कोई फॉर्मल एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था। मुस्लिम शिक्षा में केवल उसी तरीके से मौखिक माध्यम से बच्चों का जो है परीक्षा ले लिया जाता था, और ये सारी उपाधियाँ दी जाती थी, कामिल, आलिम और फाजिल। ओके। और क्या था कि राज दरबारों में नौकरी प्राप्त करने के लिए मुस्लिम छात्रों को दरबारियों के समक्ष अपनी योग्यता को सिद्ध करना होता था। अब देखिए मुस्लिम शिक्षा में, मुस्लिम शासन में अनुशासन कैसा था? डिसिप्लिन बहुत ही कठोर अनुशासन था। यानी कि जैसे जैन धर्म में था, बौद्ध धर्म में था, जैसे जैनिज्म में था, बौद्ध में था, उसी तरीके से बहुत ही कठोर अनुशासन किस में भी था? आपका मुस्लिम काल में भी। मुस्लिम काल में किसी भी प्रकार का नैतिक व व्यवहारिक शिष्टाचार या फिर आपने कोई विनयशील या आत्मानुशासन को नहीं दर्शाया है, या फिर आपने झूठ बोला है या अनैतिक आचरण किया है, तो मुस्लिम शिक्षा में बहुत ही कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। यानी फिजिकल पनिशमेंट का रिवाज मुस्लिम शिक्षा में था। ये चीज़ याद रखिएगा, मुस्लिम शिक्षा में फिजिकल पनिशमेंट का रिवाज था। ठीक है। और फिजिकल पनिशमेंट भी बहुत निर्दयी था मुस्लिम शिक्षा में। अब नारी शिक्षा की बात करते हैं। तो नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी? मुस्लिम शिक्षा में भी नारी शिक्षा लगभग ना के बराबर थी। यानी नारियों को भी, वुमेन्स को भी, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार लगभग ना के बराबर था। केवल कम आयु की जो लड़कियां होती थी वो मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। केवल कम आयु की लड़कियां मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं, और उच्च शिक्षा केवल शाही तथा अमीर घरानों को ही दिया जाता था। शाही तथा अमीर घरानों को, यानी बादशाह के परिवार में जो महिलाएं होती थी केवल उन्हीं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो मुस्लिम शिक्षा में भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार लगभग ना के बराबर था। और व्यावसायिक शिक्षा की क्या स्थिति थी? तो मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा का क्या था? ललित कला, है ना, ललित कला, दस्तकारी, नक्काशी, ठीक है, ललित कला, दस्तकारी, नक्काशी, हस्तकला, वास्तुकला, हस्तकला, वास्तुकला, और आप लोगों ने सुना होगा जरी का काम, जरी का काम, मलमल का काम आदि कार्य की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। और मुस्लिम शासकों में क्या था कि अपने शासन की रक्षा के लिए युद्ध
नीति या सैनिक घुड़सवारी अस्त्र शस्त्र का भी प्रशिक्षण मुस्लिम काल में बच्चों को दिया जाता था। ठीक है, तो यानी कि मुस्लिम शिक्षा में जो था मेन हम लोगों ने देखा कि क्या है, मुस्लिम शिक्षा में नारियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। अब इनकी हम लोग कुछ कमियां देख लेते हैं। तो एक तो बहुत ही कट्टर धार्मिक विचार थे मुस्लिम शिक्षा के, यानी कि इस्लाम का स्प्रेड करना ही करना है। बहुत कट्टर धार्मिक विचार थे। मुस्लिम शिक्षा में भी देखिए लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई। लोक भाषाओं का मतलब वही जनसाधारण की भाषा का उपेक्षा किया गया, यानी कि जो मुस्लिम शिक्षा में भी क्या था, केवल अरबी और फारसी भाषाओं का ही बोलबाला था। केवल अरबी और फारसी भाषाओं का ही मुस्लिम शिक्षा में क्या था, बोलबाला था। तो इसमें क्या है कि अगर आप राज दरबार में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको अरबी और फारसी शिक्षा का ज्ञान होना, भाषा का ज्ञान होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। बाद में यही धीरे धीरे चलकर क्या हुआ, उर्दू भाषा में कन्वर्ट होने लगा और उर्दू भाषा की ओर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। अब देखिए अगली कमी इसमें क्या थी, स्त्री शिक्षा हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई और शिक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक पक्ष पर बल दिया गया। भौतिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया गया। भौतिक पक्ष का मतलब वही, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना और वैभव की प्राप्ति करना, मतलब जो इस संसार के सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। यहाँ पुनर्जन्म की मान्यता तो थी नहीं, यानी कि लग्जरीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया मुस्लिम शिक्षा में। ठीक है, और क्या किया गया, हिंदुओं को शिक्षा की उपेक्षा, यानी इस्लाम धर्म केवल मुस्लिम पीरियड में क्या था, केवल मुस्लिमों को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। हिंदुओं को भी शिक्षा पाने से क्या है, वंचित कर दिया जाता था। कठोर शारीरिक दंड था। ठीक है, और शिक्षा में व्यापकता का अभाव था, यानी कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं था शिक्षा में, बहुत ही सीमित था, नेस नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम शिक्षा की क्या अच्छाइयाँ थी और क्या कमियाँ थी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि मुस्लिम शिक्षा क्या है और इसके अलावा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे एंशिएंट इंडिया में। तो इस तरीके से आपका हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन एंशिएंट इंडिया, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।